तो दोस्तों आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के सीज़न 5 के एपिसोड 2 को। और अगर आप लोगों ने इसके पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 2 को। तो सबसे पहले हम डोमा का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें डोमा बहुत ही इनोसेंट और एक काइंड बच्चा होता है और उसका सिर्फ एक ही मिशन था, लोगों को खुश करना। उसकी आंखों में एक रेनबो था, उसके पेल ग्रे कलर के बाल उसकी मासूमियत की निशानी थी। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स इतने बेवकूफ़ थे कि उन्होंने एक बात फैला दी कि इसे गॉड की आवाज़ सुनाई देती है और वो एक स्पेशल बच्चा है। उन्होंने एक ड्रामा भी करा कि ये आपको गाइड करा सकता है और आपको हेवन का रास्ता बता सकता है। लोग उसके पास आते और अपने दुख दर्द उसे सुनाते थे। वो बोलता है कि इन लोगों को इतनी सिंपल बात भी समझ नहीं आती कि हेवन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है और गॉड्स और बुद्धा भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो बताता है कि जब कोई मरता है तो सब कुछ फील करना बंद कर देता है, उसका ब्रेन और हार्ट काम करना बंद कर देता है और वो वापस अर्थ को रिटर्न हो जाता है। वो बोलता है वो तो बस लोगों को खुश और उनकी हेल्प करना चाहता था, इसलिए ही तो उसका जन्म हुआ था। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ शिनोबू का हर पॉइजन डोमा पर फेल होता जा रहा था। डोमा शिनोबू को बोलता है कि तुम्हारा हर वार मेरे लिए बहुत कम इफेक्ट करता है। वो आगे बोलता है कि तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है और तुम्हें ब्रीदिंग में भी दिक्कत हो रही है, तुम ठीक तो हो ना। शिनोबू को अब समझ में आता है कि एक अपर रैंक किजुकी की पावर क्या होती है। उधर डोमा बोलता है कि तुम्हें सांस लेने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि तुम्हारे लंग्स काम करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ब्लड डीमन आर्ट ने तुम्हारा सारा खून चूस लिया था और उसके जमे हुए ब्लड को मिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिसे उसने उसके फैंस ने बिखेर दिया। शिनोबू सोचती है कि वो एक साथ मल्टीपल अटैक करेगी और एक लास्ट डोज इंजेक्ट कर देगी डोमा में, और वो अपनी इंसेक्ट ब्रीदिंग की फॉर्म डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई से अटैक करती है, जो कि डोमा को लग जाता है। डोमा बोलता है तुम्हें मेरा सिर काट देना चाहिए था, ना कि पॉइजन इंजेक्ट करना चाहिए था। और शिनोबू फिर से अटैक करती है जिसे डोमा बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है, मगर शिनोबू देखती है कि डोमा ने उसकी बॉडी पर एक बड़ा कट मार दिया है। डोमा कहता है कि वो आज तक जिन भी हाशिरा से लड़ा है उनमें सबसे तेज तुम हो। फिर हम एक छोटा सा पास्ट लाइफ देखते हैं शिनोबू का, जिसमें वो बोलती है कि उसके हाथ हमेशा से ही कितने छोटे रहे हैं और कैसे उसकी हाइट हमेशा से ही छोटी रही है और आर्म्स और लेग जितने ज़्यादा बड़े होते हैं उतने ही वो मस्कुलर होते हैं। और कानाए की हाइट शिनोबू से बड़ी रही, जिसकी वजह से शिनोबू को उससे जलन होती है और वो जानती थी कि कानाए उससे क्या बोलना चाहती थी। कानाए उससे कहती कि शायद तुम उस डीमन से हार जाओगी शिनोबू। वो ये कहती मगर वो रुक गई। तभी शिनोबू के सामने कानाए आ जाती है, मतलब आती नहीं है, उसे हेलुसिनेशन होता है। कानाए उसे बोलती है रो मत, खड़ी हो जाओ। शिनोबू जवाब देती है कि वो खड़ी नहीं हो पा रही है, उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है और उसका लेफ्ट लंग भी पूरी तरह डैमेज हो चुका है। कानाए बोलती है कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती, खड़ी हो जाओ इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू कोचो। अगर तुमने एक बार डिसाइड कर लिया कि तुम्हें किसी डीमन को डिफीट करना है तो तुम्हें उसे डिफीट करना ही होगा। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें जीतना है तो तुम्हें जीतना ही होगा, भले उसके लिए जितनी भी कीमत हो। क्या तुमने ये प्रॉमिस मुझसे और कानाओ से नहीं किया था? लास्ट में कानाए बोलती है कि तुम ये कर सकती हो, अपना बेस्ट देना। फिर शिनोबू अपने पैरों पर खड़ी होने लगती है। डोमा देखकर हैरान रह जाता है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। वो पूछता है कि क्या तुम सच में एक ह्यूमन हो? डोमा फिर आगे बोलता है कि मैंने तुम्हारे रिब्स, लंग्स और कॉलर बोन को काट दिया है और उसका इतना ब्लड लॉस हुआ फिर भी वो नहीं मरी। डोमा उसे कहता है कि तुम्हारे लंग्स से निकलते हुए ब्लड का दर्द कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता और वो अब उसे ज़्यादा नहीं तड़ पाएगा, सीधा उसका सर काट देगा। वहाँ शिनोबू सोच लेती है कि अगर वो अपना पॉइजन डोमा की नेक में इंजेक्ट कर दे तो उसके लिए एक की फैक्टर बन जाएगा और वो जीत जाएगी। शिनोबू फिर अपना अगला अटैक करती है इंसेक्ट ब्रीदिंग की फॉर्म डांस ऑफ द सेंटीपेड से। शिनोबू बहुत फास्ट होती है कि डोमा को उसका अटैक प्रिडिक्ट भी नहीं हो पा रहा था। तभी शिनोबू नीचे से आती है और बूम अपनी स्वॉर्ड को डोमा में घुसा देती है। फिर हम शिनोबू का एक फ्लैशबैक देखते हैं। शिनोबू बताती है कि हैप्पीनेस की रोड हमेशा से ही चलती रही और कभी उनसे दूर नहीं गई, मगर जब वो डिस्ट्रॉय हुई, मतलब मैं समझाता हूँ कि एक बार शिनोबू की पूरी फैमिली को किसी डीमन ने मार डाला था। खैर, वो बताती है कि कुछ लोग और भी हैं जिनकी खुशियाँ अभी तक बर्बाद नहीं हुई थी और जिसने उन्हें बचाया था वो उनकी तरह स्ट्रांग बनना चाहती है ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। शिनोबू और उसकी बहन ने एक प्रॉमिस करा था कि वो जितने हो सके उतने डीमंस को मार देगी साथ मिलकर, ताकि कोई भी उस फेज से ना गुजरे जिनसे वो गुजरी हैं। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ शिनोबू ने अपनी स्वॉर्ड डोमा के अंदर घुसा रखी थी। वो बोलती है कि भले ही वो कमज़ोर है और डीमन का हेड नहीं काट सकती, मगर अगर वो किसी एक डीमन को डिफीट कर देती है तो वो डजन ऑफ पीपल को बचा सकती है, और अगर वो किसी अपर किजुकी को मारती है तो वो हंड्रेड्स ऑफ पीपल को बचा सकती है। और उसके पेरेंट्स मारे गए, उसकी बड़ी बहन मारी गई और उसकी सारी सुगुकू भी मारी गई कानाओ को छोड़कर। जिन लोगों को सुगुकू का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो डीमन स्लेयर हाशिरा के लेवल के थोड़े नीचे होते हैं या उनसे थोड़े कम ताकतवर होते हैं, या मतलब अगले हाशिरा। खैर,
शिनोबू बोलती है कि अगर डीमस ने उन लड़कियों को फैमिली को नहीं मारा होता तो आज वो उनकी फैमिली के साथ खुशी से रह रही होती। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ शिनोबू देखती है कि उसका पॉइजन डोमा पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। शिनोबू ज़मीन पर गिरने ही वाली होती है कि डोमा उसे नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और शिनोबू का मजाक उड़ाकर बोलता है कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि एक कमज़ोर लड़की ने इतना सब कुछ कर रही है और इतना हार्ड ट्राई कर रही है। तुम में भले ही अपनी बड़ी बहन का टैलेंट ना हो मगर तुमने एज अ डीमन हंटर बहुत अच्छा काम किया है और मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुम अभी तक मरी नहीं। तुम्हें देखना है एकदम पॉइंटलेस है और तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि अभी भी कोशिश करोगी और यही तो ह्यूमैनिटी की निशानी है। डोमा फिर आगे बोलता है कि तुम्हें खाना एकदम वर्दी होगा। कोई आखिरी ख्वाहिश? शिनोबू बोलती है भाड़ में जाओ। तभी हम देखते हैं कि कोई गेट खोल के वहाँ से अंदर आता है और वो थी कानाओ। कानाओ वहाँ के सिनेरियो को देखते ही शॉक रह जाती है। फिर कानाओ अपनी फ्लावर ब्रीदिंग की फोर्स फॉर्म क्रिम्सन हाना गोरोमो से अटैक करती है। डोमा उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि ये खतरनाक लड़की कौन है और वो उसे बताता है कि जब वो किसी को एब्जॉर्ब कर रहा हो उसके बीच में आके उसे काटने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना। कानाओ को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। डोमा बोलता है कि शायद इस लड़की ने तुम्हें अपने हाथों से कुछ सिग्नल दिया था और तुम्हें शायद मेरी पावर्स के बारे में बताया। फिर वो आगे बोलता है कि वो इम्प्रेसिव मोमेंट था, उस गर्ल ने बहुत हार्ड ट्राई किया था। यहाँ वो शिनोबू की बात कर रहा था और वो बोलता है कि आज की रात बहुत ही अच्छी है क्योंकि उसको एक के बाद एक इतना अच्छा खाना मिल रहा था। कानाओ वहाँ शौक थी और मन में सोचती है कि उसे हमेशा लगता था कि जिन लोगों से वो प्यार करती है और जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो कल भी जिंदा रहेंगे, मगर वो बस एक होप थी और मैं ऐसा प्रॉमिस किसी को भी नहीं कर सकती। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेनित्सु को। जेनित्सु बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ हो, बाहर निकलो। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है। वो बोलता है कि क्या तुम अपने सीनियर से बात करने का तरीका भी नहीं जानते? और तभी अंदर से एक डीमन बाहर आता है और आगे बोलता है कि तुम पहले से थोड़े से बेटर लग रहे हो जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम से देखा था, मगर तुम अभी भी वैसे ही हो, एकदम लाचार। बहुत दिनों बाद मिले जेनित्सु। जेनित्सु बोलता है काइगाकू अब जबकि तुम एक डीमन हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे सीनियर हो। दोस्तों मैं बता दूं कि एक टाइम पर जेनित्सु और ये डीमन काइगाकू एक साथ ट्रेनिंग करते थे और वो एक टाइम पर जेनित्सु का सीनियर हुआ करता था। खैर फिर हम देखते हैं गियो और तांजीरो को। तांजीरो सोच रहा था कि कैसल गियो और उसे अलग करने की कोशिश कर रहा है और पता नहीं लेडी तमायो मुजान को कब तक संभाल पाएगी। तांजीरो कुछ आगे बोलने ही जा रहा था कि तभी एक कासुगाई क्रो आ जाता है और उन्हें बताता है कि शिनोबू कोचो मारी गई एक अपर मून 2 के फाइट के दौरान। गियो फिर बोलता है कि उस क्रो की गर्दन के नीचे कुछ अजीब सा पेपर बंधा हुआ है जिसपे कुछ अजीब सा पैटर्न बना हुआ है। फिर हम देखते हैं कुछ बच्चे बात कर रहे हैं और इनके सिर पर वैसे ही पैटर्न वाला पेपर टंगा हुआ है। उनमें से एक लड़का बोलता है कि शिनोबू अब मर चुकी है मगर बाकी के पिलर्स यानी हाशिराज अभी भी जिंदा है। क्या वो अकेले ही थी जिसने अपर मून 2 के साथ फाइट ली? फिर हमें पता चलता है कि उबुयाशी की किरिया अब उबुयाशी की फैमिली का हेड बन चुका है 8 साल की उम्र में, जो कि मास्टर उबुयाशिकी का सबसे बड़ा बेटा है जो उनकी डेथ के बाद हेड बन चुका है। और भले ही उसकी मॉम, डैड और 2 सिस्टर मारी गई हो फिर भी वो सैड फील नहीं कर सकता और ऐसी सिचुएशन में तो आंसू बिल्कुल नहीं बहा सकता। और उसके पीछे उसकी 2 छोटी बहनें थी जो कि उसके इमोशंस को सहारा दे रही थी, जिनके नाम है कुना और कनाटा। उसकी 2 बड़ी बहनें हिनाकी और निचिका ने अपने डैड के रास्ते को अपनाया और कभी नहीं छोड़ा। उनके डैड यानी मास्टर स्ट्रिक्ट थे और वो जानते थे कि वो ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने बच्चों को बड़ा किया। और उनकी मॉम भी मारी गई जिसकी वजह से किरिया को अपने डैड की जगह लेनी पड़ी और उसे अपने यंग डीमन हंटर यानी हाशिराज का डैड बनना पड़ा। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। किरिया बोलता है कि हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है, क्रोस को बोल दो कि जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। फिर वो आगे बोलता है कि मुजान अपने स्पॉट से कहीं नहीं गया है और इस टाइम सब उससे दूर है, सबको इन्फॉर्म कर दो कि नॉर्थ की तरफ जाए। फिर वो पूछता है कि कौन कौन अपर मून को फेस कर रहा है। उसकी बहन जवाब देती है कानाओ जो कि अपर मून 2 को फेस कर रही है और जेनित्सु जो कि अपर मून 6 को फेस कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेनित्सु और अपर मून 6 को। काइगाकू जो कि अपर मून 6 है वो जेनित्सु का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, अभी भी वैसे ही कमजोर हो और क्या तुम फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ और भी आता है? जेनित्सु भी फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम खुश लग रहे हो क्योंकि तुम पहले वाले अपर मून के 6 का गैप जो पूरा कर रहे हो। काइगाकू बोलता है ओह तो तुम्हें अब पलट जवाब देना भी आता है। जेनित्सु पूछता है कि तुम जो कि थंडर ब्रीदिंग के बहुत ही अच्छा यूज़ करता था और उसका सक्सेसर बन गया था, उसे डीमन बनने की क्या ज़रूरत पड़ी? जेनित्सु फिर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम अगर डीमन नहीं बने होते तो ग्रैंडपा को खुद को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो खुद के पेट को नहीं काटते। और जब उन्होंने ये किया उनके पास कोई होना चाहिए था उनके लिए अपना सिर काटने के लिए और उनके लिए आंसू बहाने के लिए, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। काइगाकू हंसते हुए बोलता है कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है और मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है और क्या मुझे अभी उदास होना चाहिए था? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है और इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी है
कि वो बूढ़ा दर्दनाक मौत मरा। मैंने उसे खुश करने के लिए कितना हार्डवर्क किया, मगर उसने कभी भी मुझे सक्सेसर का टाइटल नहीं दिया। वो बूढ़ा चाहता था कि मैं अपनी सक्सेसरशिप का टाइटल तुम जैसे कीचड़ के साथ शेयर करूं। जेनित्सु बोलता है कि अगर मैं कीचड़ हूँ तो तुम कचरा हो। भले ही सिर्फ मैं फर्स्ट फॉर्म यूज़ करता हूँ, मगर तुम सभी फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हो सिवाय फर्स्ट फॉर्म के। और वहीं बात ग्रैंडपा की, तो उन्हें ऐसी मौत इसलिए मिली क्योंकि वो इतने अनलकी थे कि उनके पास तुम जैसे नालायक सक्सेसर था। कागाकू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जेनित्सु पर अपनी थंडर ब्रीदिंग की फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर से अटैक करता है, जिसे जेनित्सु बड़ी आसानी से बच जाता है। जेनित्सु अब कागाकू की तरफ तेजी से बढ़ता है। कागाकू उसे छू भी नहीं पाता और जेनित्सु उसके पीछे चला जाता है और बोलता है, बहुत धीरे हो कचरे। कागाकू फिर नोटिस करता है कि जेनित्सु ने उसके शरीर को काट दिया है और वो हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये बहुत फास्ट है और पहले वाले जेनित्सु से तो बहुत अलग है। और जेनित्सु इस टाइम बिल्कुल बेरहम लग रहा था। खैर, इसी के साथ हमारा डीमन स्लेयर के सीजन 5 का एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट में बताना है कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।